और इस वक्त लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 लोकसभा सीटों में से तीनों के इस वक्त हमारे पास रुझान है। बीजेपी गोरखपुर से आगे चल रही है, फूलपुर से भी बीजेपी फिलहाल और रुझान में आगे चल रही है। पोस्टल बैलेट की इस वक्त गिनती चल रही है। अररिया से आरजेडी आगे चल रही है। और विधानसभा सीटों के रुझानों की बात करें तो भभुआ से बीजेपी इस वक्त पहले रुझान में आगे चल रही है और उसके अलावा जहानाबाद से आरजेडी आगे चल रही है। शाहनवाज साहब, आपका फर्स्ट रिएक्शन? ये अभी शुरुआती रुझान है। ये सही है कि थोड़ी देर में ये पता लगेगा कि असली नतीजे क्या आएंगे, लेकिन ये सही है कि उत्तर प्रदेश की दोनों सीट पर हम आगे चल रहे हैं और अररिया में भी हम आगे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अररिया, जहानाबाद और भभुआ 3 जगह चुनाव है। तो भभुआ बीजेपी की सीट थी, जहां पर बीजेपी के विधायक का देहांत हुआ था, उसके बाद उपचुनाव हो रहे हैं। और जहानाबाद और अररिया ये आरजेडी की सीट थी, जहां उनके विधायक सांसद के निधन के बाद वहां पर चुनाव हो रहा है। तो हम भभुआ बीजेपी लड़ रही है, जेडीयू जहानाबाद से है, अररिया भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो मैं ये मानता हूं कि थोड़ी देर में आप देखेंगे कि यहाँ पर हम तीनों सीट पर जीतेंगे। शुरुआती रुझान उनको ज़रूर मिला है। बहुत जल्दबाजी है अभी मान लेना कि कौन से सीट पर किसकी जीत होगी, लेकिन हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन बिहार के अंदर बना है उसको सफलता ज़रूर मिलेगी। जी, ये तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि रुझान यहां से बहुत तेजी से बदल भी सकते हैं और नतीजों तक आने में तो फिलहाल टाइम ही लगेगा, क्योंकि बहुत ही शुरुआती रुझान इस वक्त आ रहे हैं। अमित सिंह का रुख कर लेते हैं, फूलपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अमित सिंह, इस वक्त जो रुझान आ रहा है फूलपुर से, बीजेपी आगे चल रही है, सपा बसपा पीछे चल रही है और कांग्रेस भी इस रेस में पीछे है। शुरुआती रुझान क्या यही कह रहा है? जी बिल्कुल, इस समय पोस्टल बैलेट जो वोट्स हैं वो काउंट किए जा रहे हैं। 332 पोस्टल बैलेट वोट्स हैं कुल, उनकी काउंटिंग चल रही है। उसमें बीजेपी बिल्कुल इनिशियल अभी रुझान है, उसमें वो आगे है और 8:45 के आसपास ईवीएम की काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन बिल्कुल इनिशियल रुझान जो है उसमें बीजेपी एसपी बीएसपी गठबंधन से आगे है। चूंकि फूलपुर प्रतिष्ठा का विषय है बीजेपी के लिए। 2014 में आजादी के बाद पहली बार केशव मौर्य ने यहां से कमल खिलाया था, लेकिन चूंकि 37.12 जो बिल्कुल कम वोटिंग परसेंटेज है, उस वजह से थोड़ा सा चिंता दोनों तरफ है कि ये जो घटा हुआ वोट है 16-16.5% वोट, इसका फायदा किसको मिलेगा। 11 बजे के आसपास निर्णायक रुझान आ जाएंगे और 2 से 2:30 के बीच हम कह सकते हैं कि निर्णय किस ओर जा रहा है, हम ये बता पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल शुरुआती रुझान बीजेपी आगे चल रही है। जी, और विशाल, इसका सिंबॉलिज्म क्या देखा जाए? फिलहाल तो फूलपुर से बीजेपी आगे चल रही है, गोरखपुर से बीजेपी आगे चल रही है। सिर्फ इतना ही है कि दोनों बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज, एक मुख्यमंत्री सीटों को रिटेन करना, मार्जिन इंप्रूव करना, या फिर जिस तरीके के गठबंधन हुए हैं और जो मुद्दे उठे हैं उसको लेकर के यहां से क्या संदेश जाएगा? देखिए सचिन, संदेश यहां से दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत बड़ा जाने वाला है, चाहे वो गठबंधन की बात हो या बीजेपी की बात हो, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट रही है और पिछले कई सालों से वहां पर गोरक्षनाथ पीठ का ही कब्जा रहा है गोरखपुर सीट पर। तो गोरखपुर में तो बीजेपी जो आगे चल रही है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का ही करिश्मा है, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार वो गोरखपुर से सांसद रहे हैं और इस बार भी उन्होंने कई जगहों पर कई चुनावी रैलियां की हैं। और फूलपुर का अगर एक गणित इसमें थोड़ा सा ये भी समझना होगा, क्योंकि अतीक अहमद जो कि पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, फूलपुर से सांसद बने थे, वो भी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद जितना भी वोट पाएंगे वो सीधे तौर पर सपा बसपा का जो गठबंधन है उसी को नुकसान पहुंचेगा और बीजेपी को फायदा होगा। तो अतीक अहमद, जिसका आप कह सकते हैं इलाहाबाद पश्चिमी विधानसभा सीट में खास प्रभाव है, वहां पर कितना वोट वो पाते हैं ये भी बहुत अहम होगा फूलपुर में। और अभी जो पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई इनिशियल स्तर पर, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, बीजेपी आगे चल रही, तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है। दोनों सीटों पर, गोरखपुर और फूलपुर पर, डिप्टी सीएम और सीएम की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि सपा बसपा का जो गठबंधन है क्या वो आगे चल पाएगा 2019 तक? आज ये दोपहर तक तस्वीर साफ होगी। और लेकिन तहसीन, अगर ये इतना ही, जैसे आप कह रहे हैं कि कन्वेंशनल है, इतना ही नेचुरल अगर अलाइनमेंट है, क्योंकि यूपी में भी साथ रह चुके हैं, तो कांग्रेस को फिर अकेले ही क्यों लड़ना पड़ा? फिर तो वोट कंसोलिडेट करना चाहिए था, फिर तो आप भी साथ होते, या फिर उन्होंने साथ आपको लिया ही नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात थी नहीं। कल सोनिया जी के डिनर पे राम गोपाल जी थे, सतीश चंद्र जी थे, ये नहीं थी। ये हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। मैंने पहले ही कहा, बसपा कभी भी जो है बाईपोल्स लड़ती नहीं है।
सपा और कांग्रेस को अलग अलग लड़ना बहुत ज़रूरी था इन बाईपोल्स में, ताकि दोनों संगठन मजबूत हो जाए। ये जो डिसीजन लिया है बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, ताकि सारी पार्टी अपने अपने वीकनेसेस पर काम करे और एक साथ आ जाए लोकसभा के समय। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं लग रही है। लेकिन जो मुझे राजीव रंजन जी से बात कहनी थी और पूछनी थी, जब उन्होंने पहले कहा कि लालू जी के परिवार पे करप्शन के चार्जेस है, मैं उनसे बड़े हमली पूछना चाहता हूँ, तेजस्वी पर और तेज प्रताप पर बिहार को लेकर, बिहार की सरकार को लेकर क्या करप्शन के चार्जेस है? कुछ नहीं। जो भी करप्शन के चार्जेस है केंद्र सरकार के पहले के लालू जी पर चार्जेस है। और यार तेजस्वी पे जो आरोप लगाए जाए, जो झूठे आरोप लगाए गए, सृजन को लेकर क्या नीतीश जी का जो अंतरात्मा है वो जागी नहीं है? टॉयलेट स्कैम को लेकर अंतरात्मा नहीं जागी है? तो जो चीज है यहां पर आकर एक चीज कहना है, बार बार आप तेजस्वी को टारगेट करते हो, तेजस्वी असेंबली में बोलते हैं तो नीतीश जी भाग जाते हैं असेंबली छोड़कर। तो जो चीज है उनको सच्चाई के सामने, लोगों के सामने रखना चाहिए। और आप बता दीजिए तेजस्वी को बिहार की सरकार को लेकर, जिस सरकार में नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, वो उप मुख्यमंत्री थे, कौन सा स्कैम हुआ? आप वो बताइए। राजीव रंजन। देखिए, सबसे पहली बात है, आज तो चुनाव विश्लेषण में हम बैठे हैं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये भ्रष्टाचार को लेकर ये किस तरीके का ये विश्लेषण है कि केंद्र सरकार के दायरे में जो भ्रष्टाचार के मामले होंगे वो अलग होंगे और राज्य सरकार के भ्रष्टाचार के मामले जो होंगे वो अलग होंगे। हमारा ये मानना है कि अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप तेजस्वी यादव पर हैं तो निश्चित तौर पर इन आरोपों की सफाई में अगर उनके पास तथ्य हैं तो उन्हें, चाहे वो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हों या जनता के पब्लिक डोमेन में आकर के अपने सच को लोगों के सामने लाना चाहिए। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और उन आरोपों की तुलना अगर सृजन को लेकर के आप करते हैं तो ये बहस में एक बाजीगरी हो सकती है। लेकिन मैं मानता हूं कि रणनीतिक तैयारियां बहस की दिशा को बदलने के लिए भले ही आप अपनी बात को रख पाने के लिए आप इस्तेमाल करिए, लेकिन जनता को बेवकूफ़ आप नहीं बना सकते हैं। सृजन को लेकर के नीतीश कुमार जी को जानकारी मिली, उन्होंने इसकी जांच के आदेश दे दिए। किसके नाम की चर्चा है, किसके खिलाफ आरोप है, ये बताइए। कहीं अगर कोई अनियमितता दिखी, सरकार की जिम्मेवारी है उसकी जांच करनी। सुशील मोदी के भाई के खिलाफ है। नहीं, किसी के खिलाफ नहीं है। सुशील मोदी का नाम है। इस तरह की बातें मत कहिए। क्यों? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं किसी के खिलाफ अभी तक किसी राजनीतिक दल के नेता के खिलाफ कंपनी के डिटेल्स निकालिए, बुनियादी तौर पर संपत्ति के जमा करने के जो फिर और लंबी चली जाएगी, फिर आप नीरव मोदी चले जाएंगे, फिर और करप्शन की चीजें इसी पे थोड़ा सेलेक्टिव तो नहीं। घनश्याम तिवारी फिर अगर मैं इसको ठीक है नहीं, घनश्याम तिवारी वापस इन्हीं चुनावों पर लेकर के आऊं सेलेक्टिव, तो फिर यहाँ पर कांग्रेस भी हो जा रही है। साइकिल बहुत अच्छी भाती है जब यूपी में सांप्रदायिक ताकतों को अलग रखना होता है, क्योंकि बीजेपी को नहीं सत्ता में आने देना है, लेकिन वही साइकिल जब पंक्चर हो जाती है तो कांग्रेस साथ छोड़ देती है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें संगठन मजबूत करना है, इसलिए अलग अलग भी लड़ना है। तर्क तो यहाँ पर अलग हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि अगर, लेकिन अगर आपकी हार भी होती है उसी में अपनी जीत भी देख रहे हैं कि देखिए यूपी में तो दोनों साथ हैं। फिर कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स तो यहाँ सब कर रहे हैं। आपके दर्शकों के लिए ये जरूरी है कि वो ये भी समझे कि ये केवल चुनाव की बाजीगरी नहीं है, यहाँ पे एक वाकई वोटर है, उसकी एक अपनी सोच है कि कौन सी सरकार अच्छा कर रही है, कौन सही राजनीति कर रहा है, कौन गलत राजनीति कर रहा है। तो हर आज अगर भारतीय कन्वीनियंस के हिसाब से फिर वोटर के हिसाब से बात कीजिए ना। हम अगर यहाँ चर्चा कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से बात करने की जरूरत क्या है, एक वोटर के हिसाब से बात कीजिए। आज अगर नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बन जाते हैं तो वोटर सवाल नहीं करेगा। आज अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में न अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाती है, न स्कूलों को ढंग से चला पाती है, न शासन व्यवस्था अच्छी दे पाती है, राइट्स बढ़ जाते हैं, दंगे बढ़ जाते हैं, क्या वोटर सवाल नहीं करेगा? योगी आदित्यनाथ जी अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि वो फुल टाइम चीफ मिनिस्टर है या फुल टाइम महंत है। दरअसल दोनों दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये जो चुनाव है सबसे आसान गठबंधन होता है, राजीव रंजन जी है वो समझते होंगे, सबसे आसान गठबंधन होता है जब आपका वोटर और सपोर्टर एक साथ उस गठबंधन के लिए तैयार हो। जब बिहार में महागठबंधन हुआ था तो सिर्फ इसलिए नहीं कि शीर्ष नेता तैयार हुए थे, जमीन पर उनका वोटर और सपोर्टर तैयार था। आज अगर वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं तो जमीन पे वो वोटर और सपोर्टर ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज अगर उत्तर प्रदेश में वोटर बुलंद है, लोग बुलंद हैं इसलिए क्योंकि जमीन पर ये गठबंधन ने काम किया है। गोरखपुर से जो खबर आई है, फूलपुर से खबर आई है, एक भी खबर ऐसी नहीं आई जहां पे ये किसने कंप्लेन किया हो कि बीएसपी और एसपी के लोगों ने साथ में काम नहीं किया है। चुनाव के नतीजे जो भी हो, लेकिन हमें इससे बहुत ताकत महसूस होती है कि जमीन पर जो राजनीतिक समूह है वो एक साथ आ गए हैं। सीपी सिंह साहब, आपको क्या लग रहा है कि क्या यहाँ वोट ट्रांसफर भी हो रहा है कि जिस तरीके से गठबंधन जरूर हुआ, आपने कहा गठबंधन कहा क्या, चलिए ठीक है गठबंधन हुआ। दूसरी तरफ एक और चीज जिसका जिक्र मैं यहाँ पे तहसीन के साथ कर रहा था कि पॉलिटिक्स अपनी कन्वीनियंस की तो सब पार्टी खेल रही है ना सर। फिर देखिए ये तो है ही, और इससे इनकार करना तो
वास्तविकता से मुंह चुराने वाली बात है। लेकिन हमेशा ही नेताओं के चाहने पे जो जनाधार है वो ट्रांसफ़र हो जाए, ये नहीं होता है। मैं आपको 2014 के चुनाव की बात बताता हूँ। अगर आप बिहार के चुनाव को देखें तो उसमें नीतीश का वोट बहुत ही आराम से ट्रांसफ़र हुआ था, जहाँ जहाँ नीतीश के कैंडिडेट नहीं थे और लालू यादव के कैंडिडेट थे। हाँ। लेकिन जहाँ लालू का कैंडिडेट नहीं था और नीतीश के कैंडिडेट थे, वहाँ लालू का वोट ट्रांसफ़र ज़्यादातर जगह पे नहीं हुआ था। ये बात समझने की है। यानी नेता चाह लें और जनाधार ट्रांसफ़र हो जाए, ये ऑटोमेटिक होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये जनाधार की अपनी भी सोच हो सकती है, समझ हो सकती है, और मुझे लगता है कि हमको लोकतंत्र में उसका भी सम्मान करना चाहिए। ठीक है शाहनवाज साहब, आपको लगता है कि इतना आसान होगा एक वोटर के लिए ये समझ लेना, जो बिल्कुल एक दूसरे के दुर्विरोधी थे, एक दूसरे की ऐसी बातें करते थे और चुनाव बिल्कुल अपोजिट साइड पे लड़ा, आज वो अगर घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि जहां बसपा और सपा के कार्यकर्ताओं ने साथ काम ना किया हो और साथ मिलकर के चुनाव गठबंधन को आगे ना बढ़ाया हो, लगता है कि ये वोट शेयर में भी ट्रांसफर होगा? नहीं, तिवारी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तो वो तो इसकी वकालत करेंगे ही, लेकिन इतिहास गवाह है कि किस तरह से बसपा के नेता मायावती जी पर सपा के लोगों ने हमला किया था। उनकी कोई राजनीतिक मतभेद नहीं है, उनके मतभेद तो उससे भी बड़े हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत बड़े मतभेद रहे हैं। और अगर वो इकट्ठे हुए हैं तो नीचे सपा और बसपा के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको भरने में तो कम से कम 10 साल लगेंगे। तो 2-3 चुनाव अगर ये लोग साथ लड़ेंगे तब जाकर शायद एक दूसरे का वोट ट्रांसफ़र कर पाएंगे, क्योंकि सपा और बसपा के कार्यकर्ता प्रखंड ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक आपस में उनका द्वंद्व ऐसा है जैसा एआईडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ता का है। एक जैसे एआईडीएमके और डीएमके के कार्यकर्ता एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के रिश्ते में नहीं जाते, शादी ब्याह में नहीं जाते, लोगों के साथ इकट्ठित कभी तस्वीर नहीं खिंचवाते। इस तरह का विरोध आपको नॉर्थ इंडिया में एक ही स्टेट है उत्तर प्रदेश जहां बसपा और सपा में इतनी बड़ी खाई है। तो अगर 1 मिनट में वो उसको भर देना चाहते हैं और भर गया है तो आज नतीजे आएंगे। तो मैं मानता हूं कि मेरा स्टेटमेंट न माना जाए बल्कि नतीजों को ये स्टेटमेंट माना जाए। अगर बसपा और सपा मिलकर ये चुनाव जीतती है तब उसके बाद आप हमें कहेंगे। अभी तक तो लग रहा है कि बीजेपी आगे है और इनका ये एक्सपेरिमेंट वहां शायद काम नहीं आ रहा है। फिलहाल का रुझान फिलहाल का रुझान यही कह रहा है, क्योंकि 3 इस वक्त हमारे साथ रुझान है। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, गोरखपुर से बीजेपी आ गई है, फूलपुर से बीजेपी आ गए और अररिया से आरजेडी। तहसीन इसमें कुछ कहना चाह रहे थे? तहसीन, देखिए, चुनाव जीतना इस वक्त लक्ष्य ये नहीं है। इस वक्त लक्ष्य है कि जो अलायंस हो, दोनों कार्यकर्ता एक साथ आ जाए, डिफरेंसेस मिट जाए। ये तो फिर ये तो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट वाली बात होगी ना। फिर तो लोकतंत्र में फिर चुनाव हुआ क्यों? हर पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिक्स कर रही है, अल्टीमेट एम कि आपको चुनाव जीतना है। अल्टीमेट एम है चुनाव जीतना, लेकिन बाई पोल्स में ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि बाई पोल्स में जो प्रशासन है, खास करके भाजपा राज्यों में, ये पूरी तरह से सरकार की मदद करती है। दूसरी चीज, शाहनवाज भाई कह रहे थे सपा बसपा में गहरी खाई है। यही भाजपा, यही अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट में माफी मांगी दयाशंकर सिंह के स्टेटमेंट के बारे में, जो उन्होंने मायावती के बारे में गंद शब्दों का प्रयोग किया। उसी दयाशंकर की बीवी स्वाति को इन्होंने पद दिया, टिकट दी। तो भाजपा तो कम से कम लोगों को ये ना करे कि वो लोगों के बारे में, वो मायावती जी या अन्य लोगों के बारे में ये कुछ अलग स्टैंड लेना चाहती है। वही नरेश अग्रवाल जी जो कहते हैं राम में श्री राम है, रम में श्री राम है, उसको उन्होंने चेहरा बनाया, उत्तर प्रदेश का चेहरा बनाया। तो भाषा भाषण देगी क्रॉस द पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, वो आपके साथ बैठे जिस वक्त भाषण दिया था वो उन पार्टी में थे, तब वो उनको डिफेंड कर रहे थे कड़ी निंदा के साथ। आज वो इस तरफ आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है उस तरफ से तालियां बजा रहे थे, तो इस तरफ उंगलियां उठ रही है। रावण का भी अंत अपने अहंकार की वजह से हुआ और श्री राम ने जाकर
रावण का वध करने के बाद भी जाकर श्री राम से माफी नहीं, लेकिन तहसीन मेरा ठीक है मेरा सवाल तो इससे बड़े वाला है ना तहसीन, वो यही है कि अगर किस तरीके से सीटें अगर ऐसे कम होती रहेंगी, अनकन्वेंशनल गठबंधन अगर करते रहेंगे, तो इस वक्त तो आप देखिए रुझान दोनों नजर आ रहे हैं। सीट कम नहीं हो रही है, आप गलत ना कहिए। फूलपुर और आप तो जीतने वाले थे ना। नहीं आपने कंटेस्ट किस लिए किया? जीतने के लिए किया ना, हारने के लिए तो कोई कंटेस्ट नहीं करता। तो अगर वो जीत जाए वो बोनस। नहीं, हारने के लिए तो कोई कंटेस्ट नहीं करता है। मैं एक बार, चलिए मैं ठीक है, एक बार फिर से मैं अररिया का रुख करता हूं। रजनीश हमारे साथ हैं। रजनीश, अररिया से इस वक्त क्या आरजेडी ही आगे चल रही है इस वक्त के शुरुआती रुझान में, या कुछ और चेंजेस भी आ रहे हैं? देखिए, अररिया में हम रुझान अभी बताएंगे अपने दर्शकों को। इससे पहले हमारे साथ प्रदीप सिंह जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो साथ में हैं, उनसे जरा हम जान लेते हैं कि क्या कुछ उनकी उम्मीदें हैं। शुरुआती रुझान में आरजेडी आगे चल रही है, आपकी जो उम्मीदें हैं वो किस तरह की हैं? अभी रुझान आने दीजिए, अब शुरुआत से कुछ पता नहीं चलेगा। जब चारों तरफ का रिजल्ट आएगा तब फिर पता चलेगा, और हमें उम्मीद है कि वो निश्चित रूप से हम आगे हो जाएंगे। अब तो 2-4 घंटे की बात है, सब क्लियर हो जाएगा। प्रदीप सिंह जी, किस तरीके से देखते हैं इस चुनाव प्रचार अभियान में? ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया गया, लेकिन शहरी क्षेत्र जो आपका प्रभाव वाला माना जाता है, वहां के मतदाता उतने टर्नअप नहीं हुए जितने ग्रामीण क्षेत्रों में थे। इसको लेकर क्या कुछ उम्मीद है? कहीं ऐसा तो नहीं लगता आपके वोटर उतने मुखर नहीं हुए? नहीं, वोटर मुखर हुए, और उपचुनाव में थोड़ा सा बाजार में लोग इंटरेस्ट कम लिया, मतदान थोड़ा कम हुआ है, परंतु यही रेशियो में होता भी है लगभग मतदान। तो इसका प्रभाव आपके नतीजे पर आएगा? नहीं, सब पर आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे पर आएगा, सब पर आएगा। बाजार में तो सभी तबके के लोग हैं ना, उनके भी मतदाता हैं, हमारे भी हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव माना जाता है, चाहे वो फारबिसगंज हो या दूसरे जगह हो, वहां पे मतदान फीसदी जो है वो कम रहा। ग्रामीण क्षेत्र में करीब 70 या उससे भी ज्यादा, शहरी क्षेत्रों में 30-35 या 40-42 के आसपास। तो इसका तो असर देखने को मिलेगा ना? थोड़ा बहुत असर होगा, बहुत असर नहीं होगा। ग्रामीण पूरा कर दिया होगा। बहुत ज्यादा आसान्वित नहीं दिख रहे हैं आप? नहीं, हम आसान्वित हैं, बिल्कुल आसान्वित है। तो थोड़ा मुरझाए लग रहे हैं? नहीं, मुरझाए नहीं लग रहे, आसान्वित है। और अभी तो शुरुआत है, अभी होने दीजिए 2-4 दिन। अभी तो हौसला रखना, अभी हौसला है पूरा बुलंद मेरा, तो आप कहा एकदम बुलंद है, और जीतेंगे। चलो। अच्छा, क्या कुछ वजह रही इस चुनाव में कि इतने कम परसेंटेज रहे, और आपके ओर से इस तरह से बयान जो है विवादास्पद सहारा लेना पड़ा? क्या आपके विकास का मुद्दा का भरोसा नहीं रहा जो इस तरह के बयान? बिल्कुल, विकास के मुद्दे पे ही मतदान किया लोगों ने। अभी थोड़ा सा आपका कहना जल्दीबाजी होगा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, 2-4 राउंड होने दीजिए, फिर पता चलेगा। नहीं, हम रुझान की बात नहीं कर रहे हैं, हम चुनाव प्रचार अभियान में जिस तरीके से मुद्दे रखे गए, तो वोटों को गोलबंद करने को लेकर विवादास्पद बयान का सहारा क्यों लेना पड़ा आपको, जबकि दावेदारी विकास? कौन दिया विवादास्पद बयान? तमाम सारे लोग। नहीं, हम नहीं जानते हैं। ठीक है रजनीश, यानी कि अभी भी आश्वस्त हैं, भले आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस डाउन थोड़ा यहाँ चल रहा है, लेकिन शाहनवाज से हम पूछेंगे, क्योंकि बिहार को लेकर के काफी अस्वस्थ है, और खासतौर से अररिया को लेकर के वो ये कह रहे थे कि फिलहाल शुरुआती रुझान में भले आरजेडी है, लेकिन बहुत जल्द यहाँ पे बीजेपी दिखेगी, क्योंकि यहाँ से सिंबॉलिक सिग्नल जाना बहुत जरूरी है, जब से जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन एक बार फिर से हुआ है इन चुनावों में, और 2019 तक जो कि कहा जा रहा है कि ये फिलहाल ये रहेगा। तो ऐसे में आरजेडी भी अपनी जीत का पुरजोर दावा कर रही है, यहां सिर्फ नहीं जहानाबाद का भी।